गुरु गोविंद दोनों खड़े काकू लागे पाए। बलिहारी मुझे गुरु ने गोविंद दियो बताए। जी हाँ, शिक्षा और ज्ञान जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके साथ में जब आपके पास में मैनेजमेंट आ जाता है, तब आपके कहने क्या। जी हाँ, आज हमारे साथ में स्टूडियो में ऐसी एक शख्सियत मौजूद है जिन्होंने ज्ञान और मैनेजमेंट और उसके आगे मोटिवेशन तक का सफर तय किया और देश और दुनिया में अपना नाम और परचम लहराया। हमारे साथ में डॉक्टर पीएम भारद्वाज जी मौजूद हैं। ये बहुत बड़ी शख्सियत हैं, देश दुनिया में मोटिवेशनल गुरु के नाम से जाने जाते हैं। बहुत अच्छे चारों चार पीएसयू कंपनी में इन्होंने अपना मैनेजमेंट सिद्ध किया है, सीएमडी, एमडी और ना जाने कितने अच्छे-अच्छे पदों पे रहे हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ के आप एडवाइज़र हैं, गेस्ट रहे हैं, इंटरनेशनल जगह जाके अपनी बातें बताई हैं, लोगों को अपनी बातों का, अपनी ज्ञान का भंडार खोल के कहीं न उनको हतप्रभ भी किया है। तो ऐसी एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी जो हमारे साथ में आज मौजूद है, डॉक्टर पीएम भारद्वाज साहब। भारद्वाज साहब, एनएससी 9 न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आपका परिचय वैसे तो किसी का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी एक परिपाटी है कि हम अपने गेस्ट का परिचय कराते हैं। तो आप डॉक्टर पीएम भारद्वाज जी हैं, जो एक मोटिवेशनल गुरु भी हैं। आप 4 पीएसयू के एमडी और सीएमडी रहे हुए हैं। शिक्षा और ज्ञान और मैनेजमेंट के बदौलत आपने चारों पीएसयूज में बहुत अच्छे काम किए, ऐसे-ऐसे माइलस्टोन आपने स्थापित किए जिनको देख के आज लोग तहरीर पढ़ते हैं, देखते हैं उसकी कि किस तरीके से वो बेसिकली केस स्टडी के रूप में जानी जाती है। और आपने कबीर और आपका रामायण में और गीता में बहुत ज़्यादा आपका रुझान है, आपने गीता लिखी भी है, ऐसा ही बताते हैं। तो हम अब भारद्वाज साहब एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं कि आप 4 पीएसयू में पहले एमडी रहे, फिर सीएमडी रहे। लेकिन उससे पहले मैंने आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे ये भी पता चला कि उन्हीं पीएसयूज़ में आपने इंटर्नशिप भी की थी जी हाँ। और उसके बाद में आप वहाँ नौकरी लगे। फिर आपके पास में मैनेजिंग डायरेक्टर का आपको ज़िम्मा मिला और उसके बाद में आपको चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर जो सीएमडी होता है, उसकी आपको ज़िम्मेदारी दी। तो एक पीएम भारद्वाज जी इंटर्नशिप में लगते हैं और उसी कंपनी में सीएमडी और एमडी लगते हैं। तो ये बेसिकली बहुत अच्छा रोचक सफ़र है अपने आप में। कैसे रहा, थोड़ा-सा विस्तार से बताइए? देखिए, सबसे पहले तो मैं गौड़ साहब एनएसटी 9 न्यूज़ चैनल जो कि नेशनल लेवल की है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और आपके आगे बढ़ने का एक रीज़न है कि आप नेशन बिल्डिंग के नेशनल नेशनल प्रायोरिटी के प्रोजेक्ट्स को लेकर के बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड रख के आप बहुत अच्छे-अच्छे लोगों के इंटरव्यू ले रहे हैं। अच्छे-अच्छे मुद्दों को उठा रहे हैं जिससे कि हमारा देश विश्वगुरु बने। तो मैं थैंक यू, रियली आपका आभार प्रकट थैंक करता यू, हूँ थैंक यू। कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। मुझे बहुत खुशी है। आपको और आपकी पूरी टीम को मैं नरेंद्र शर्मा जी और आप सभी लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब आपने कहा कि मैं जो है गुरु के मोटिवेशनल गुरु के रूप में आगे आया। उसके लिए मैं कुछ शब्दों द्वारा अपने गुरुजन जिन्होंने मुझे इस लेवल पर पहुँचाया उनको रिगार्ड अगर नहीं दूँगा तो मैं अपने आप को गिल्टी फ़ील करूँगा। जी, कुछ शब्द हैं, राजा कहे कि मैं बड़ा तो हाथी पे क्यों चढ़ा? कौन है बड़ा इसके लिए? राजा कहे कि मैं बड़ा तो हाथी पे क्यों चढ़ा? हाथी कहे कि मैं बड़ा तो पृथ्वी पे क्यों खड़ा? पृथ्वी कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के फन पे क्यों पड़ी? शेषनाग कहे मैं बड़ा तो शिव जी के गले में क्यों पड़ा? और शिव जी कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के चरणों में क्यों पड़ा? और श्री राम कहे कि मैं बड़ा तो गुरु वशिष्ठ के चरणों में क्यों पड़ा? सबसे ऊपर गुरु है। आज जो भी सफर मैंने किया, मैं इंटर्नशिप आपने कहा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो उस जमाने की एक जानी मानी पीएसयू थी, और बहुत बड़े काम इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ने किए देश के अंदर। तो वहाँ मैं ट्रेनी के रूप में मैंने उसमें अपनी जॉब चालू की और मैं चेयरमैन तक पहुंचा वहाँ पर। बहुत बड़ी तो बात है। ये जो है मुझे इस बात की खुशी है। मेरे गुरुजनों को मैं सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और पहले गुरुजन माँ बाप होते हैं। तो माँ-बाप ने जो है जिस तरह से मुझे शिक्षा दी, और मेरे जितने भी गुरु हैं, उनकी शिक्षा की वजह से मैं इस लेवल पे आया। तो मैं जो पीएसयू को आपने कहा इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड ट्रेनी से लेके सीएमडी तक का सफर, उसके अलावा रील जो कि एक मिनी रत्ना पीएसयू है, मैं वही उसके पूछने अंदर वाला भी था, आप 4 पीएसयू में रहे, वो जी कौन-कौन सी पीएसयू रही हमारे देखिए दर्शकों को बताइए? इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा, रील,
राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड के नाम से, कनकपुरा जयपुर में है। जी। उसका भी मैं एमडी रहा। इसमें क्या होता है और बेसिकली? इसके अंदर मिल्क एनालाइजर बनते हैं, सोलर का काम है, और आईटी क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम। ये मिनी रत्ना कंपनी भारतवर्ष के अच्छा। अंदर रही है, तो इसका भी मैं एमडी रहा। इसके अलावा हिंदुस्तान सॉल्ट और सांवर सॉल्ट, आप देखे हैं कि देखिए मिठाई को छोड़ दे, लेकिन कोई भी नमकीन सब्जी वगैरह बना रहे हैं, कोई भी चीज बना रहे हैं बिगर नमक के, और ये तो चलिए स्वाद के रसेंद्री के हिसाब से हो गया। लेकिन अगर अपन ये देखें कि बॉडी के अंदर बिगर नमक, अगर नमक की कमी हो जाए तो आप देखें क्या हालत हो सोडियम नहीं जाती होता तो आदमी मर जाता है। है, आदमी मर जाता लैक ऑफ है। सोडियम तो इज मुझे वहां का भी मौका मिला, और एक बार जब मंत्री जी ने और सेक्रेटरी साहब ने मुझे बुला के कहा, मैं ये दो कंपनी देख रहा था, आईएल एंड आरईआईएल, तो उन्होंने कहा आपको हिंदुस्तान सॉल्ट, सांवर सॉल्ट। मैंने कहा साहब अभी ऑलरेडी मेरे पास दो कंपनी है, एक हाईली प्रॉफिटेबल है, दूसरी में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। लेकिन उस बार तो उन्होंने किसी तरह मान लिया, लेकिन फिर दोबारा बुलाया, बोले अब हमने वीटो पावर लगा दी, अब आपको ये कंपनी भी कुछ टाइम के लिए देखनी है। तो मैं हिंदुस्तान सॉल्ट और सांवर सॉल्ट का भी चार्ज मेरे पास कुछ टाइम के लिए रहा। बहुत बढ़िया बात है। जैसे तो उसमें बेसिकली ये आपकी जो जर्नी रही पूरी, क्या कुछ उतार चढ़ाव आए और क्या कुछ ऐसे खट्टे मीठे अनुभव रहे आपके, और जो एक माइलस्टोन बने होंगे, कुछ जी खट्टे मीठे जी अनुभव रहे होंगे, जी। कई उतार चढ़ाव आए होंगे, तो कुछ? देखिए जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की बात जी। करें, तो इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन, पेट्रोकेमिकल, केमिकल, रिफाइनरी, स्टील इंडस्ट्री, बहुत सीमेंट इंडस्ट्री, सभी जगह कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन दे रही थी। और इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड जो कंपनी है, अगर मैं आपको बताऊं, आपको सुन के खुशी होगी कि राजस्थान कोटा में ये बेस्ड कंपनी थी। इसको जब द देन प्राइम मिनिस्टर ने जब इसका एक्शन, ये डिसीजन लिया कि ये कोटा में कंपनी लगेगी, उस जमाने में ये एक ही कंपनी थी भारतवर्ष में, पूरे इंडिया में? पूरे इंडिया में एक ही कंपनी थी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए। और इस कंपनी ने इतना काम किया कि 80% थर्मल पावर जो इंडिया में जनरेट हो रही थी, करीब करीब उसका वो सबके कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन, बड़ी बड़ी रिफाइनरी, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल, वो सब इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कोटा के द्वारा बनाए गए। आप आज भी अगर प्लांट्स में जाएंगे, थर्मल पावर में, स्टील में, बोकारो स्टील चले जाएं, वाइजेक चले जाएं, बहुत सारी स्टील जी। इंडस्ट्री प्लांट है, वहाँ आपको इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड के और पावर स्टेशंस में इक्विपमेंट मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही बढ़िया काम उन इंस्ट्रूमेंट ने किया वहाँ पर। यहाँ तो आपकी ये जर्नी खत्म होती है सर्विस की, जी, ये मैनेजमेंट। इंस्ट्रूमेंटेशन के बाद आरईआईएल, मिल्क और सोलर और आईटी में आरईआईएल ने बहुत काम किया, और नमक के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान सॉल्ट एंड सावर सॉल्ट ने। तो यहाँ मैंने ये देखा कि भारत को आगे ले जाने में तीनों चारों कंपनियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है, अपने और नेशन को। और आपका मैनेजमेंट का हाथ रहा है उसमें। मैं पूरा श्रेय मेरे गुरुजनों को देता हूँ, जी, ये जिन्होंने मुझे इन बड़प्पन है चीज़ों आपका। को, और टीम को भी देता हूँ, जो भी टीम मेरे साथ थी। और जिस स्थिति में भी मैंने इन कंपनियों का चार्ज लिया, जी। सोलर का ऑफ ग्रिड सबसे बड़ा वर्ल्ड का जो एक सिस्टम था, ये आपने तब वो तब डिजाइन किया और सोलर के लिए नहीं, आज उस बातें कर टाइम रहे हैं। में डिजाइन नहीं, इसमें मैं अ, जब एमडी था तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए डे एंड नाइट वी वर्कड, कि हमने दिन अच्छा। रात वर्क किया, और उसके लिए पूरा सामान खरीदना, सिस्टम को पूरी तरह से उसको कंप्लीट टर्न की बेसिस पे उन चीज़ों को आगे बढ़ाना, वो सब काम मैंने उस मतलब टाइम आपको किया उस टाइम पे पता था कि सोलर की अहमियत क्या है। था। आरईआईएल देखिए मिनी रत्ना कंपनी है, तो आरईआईएल का काफ़ी नाम रहा हुआ है, और बहुत बड़ा काम आरईआईएल ने किया है। तो बड़े बड़े ऑर्डर डील के पास उस टाइम थे, बहुत बढ़िया। और मुझे सौभाग्य मिला एज एमडी उन सब चीज़ों को इसके देखने का। बाद में आपकी कहीं ना कहीं सर्विस खत्म होती है और फिर आप एजुकेशन से जुड़ जाते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब मैं इंडस्ट्रीज में था, 4 पीएसयू, देखिए उस जमाने में 2013 तक करीब 242 पब्लिक सेक्टर्स थे। जी। उसमें 4 का बनना, और कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज की फाइल प्राइम मिनिस्टर तक जाती थी। तो उनके साइन से वो सब वहाँ पे वर्क करने की परमिशन या अपॉइंटमेंट उनके साइन से हो रहे थे, प्रॉपर चैनल में, जी। कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स, बोर्ड वगैरह जो बने हुए थे, उसके अलावा फिर पीएम के साइन में। तो जब ये मुझे वहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, तो उसमें मैंने देखा कि भाई यहाँ कमी क्या है। कमी ये थी कि जो हम ट्रेनीज ले रहे थे, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से आ रहे थे, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तरह तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के लोग आ रहे थे, वो इंडस्ट्री फिट नहीं थे।
जो रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री की है उस हिसाब से उनकी एजुकेशन नहीं थी, प्रैक्टिकल नहीं थे बेसिकली। प्रैक्टिकल नहीं थे, बहुत सारी चीजें, थोड़ा सा भी मैं आगे उसका जिक्र कर दूंगा जी क्या क्या बताइए। कमियां मुझे महसूस हुई। और करोड़ों रुपए उनको ट्रेंड करने में लग रहे थे, एक तरफ तो पढ़ के आ रहे हैं, दूसरी तरफ फिर पैसा लग रहा है कंपनी का, पढ़ने में भी पैसा लग रहा है और उनको तैयार करने में भी दोबारा इंडस्ट्री फिट बनाने के लिए फिर पैसा फिर लग रहा पैसा है। लग रहा है। तो मैंने एक भारद्वाज फाउंडेशन 2013 में रिटायर होने के बाद बनाई, जिसका कि एम एक बहुत बड़ा एम, विश्वगुरु भारत बने ये तो था ही था, जी लेकिन एक बहुत बड़ा एम ये भी था कि जो स्टूडेंट्स हैं वो इंडस्ट्री फिट हो। तो इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की इंटरफेसिंग के लिए भारतवर्ष में मुझे खुशी है आज NSC 9 जैसी बढ़िया चैनल के सामने बोलते हुए कि हाईएस्ट लेवल के प्रोग्राम भारद्वाज फाउंडेशन में पूरे नेशन में आज तक की डेट में हुए हैं। बहुत बढ़िया। करीब 42 नेशनल लेवल के, जिसमें मंत्री, बहुत सारे वाइस चांसलर, इस तरह के लोग आए। तो वो और उसमें काफी डिस्कस हुआ कि स्टूडेंट्स को क्या हमें शिक्षा देनी चाहिए, कैसे उनको इंडस्ट्री फिट बनाया जाए, तो ये सब काम हमने उसमें किया। लेकिन आपने कहा कि किताबी ज्ञान बहुत अलग होता है, फिर उनको स्किल्ड करने के लिए भी हमें ट्रेनिंग देने, तो पैसा एक बच्चे का 2 बार खर्च हो रहा है, किताबी ज्ञान पढ़ने के लिए भी और उसको नौकरी में पैसा अर्जन करने के लिए भी। क्योंकि वो जो 3 साल, 4 साल, 5 साल पढ़ के आए जिस इंस्टीट्यूट पे, वहाँ तो उसको प्रैक्टिकल कुछ मिला नहीं, उसको तो किताबी ज्ञान मिला और किताबी ज्ञान वहाँ पे काम आया नहीं जहाँ पे वो नौकरी कर रहा है। तो ये बेसिकली कहीं न कहीं लैक ऑफ एजुकेशन पॉलिसी भी है। देखिए क्या हुआ गौर साहब, आप लगातार, मैं कह रहा हूँ NSC 9 चैनल एक अलग चैनल मुझे नजर आ रहा है, मैंने आपके कई प्रोग्राम देखे। आप बहुत ध्यान से नेशन बिल्डिंग पे वर्क कर रहे हैं और आप ध्यान दे रहे हैं कि कैसे, आप भी ध्यान दे रहे हैं, मीडिया का बड़ा रोल है कि कैसे ये जो है भारत हमारा विश्वगुरु बने। आपका भी ध्यान है कि कैसे इंडिया की जो है GDP बढ़े, इंडिया आगे बढ़े। तो बिल्कुल आपका कहना सही है कि उस जमाने, लेकिन जो NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बनी, उसमें बहुत, मैं अपने तरफ से कहना नहीं नहीं चाहता, मैं उसकी तो, उस पे मैं बाद में आऊँगा, हाँ, वो बाद में तो आऊँगा उस मेरे। पॉलिसी में वो जो आपने कहा ना कि प्रैक्टिकल हाँ, या खाली किताबी ज्ञान, उन चीजों को टेक केयर किया गया कि किताबी ज्ञान नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन होनी चाहिए। तो वो अब इस पॉलिसी में आ चुका है। क्योंकि न्यू जो एनईपी थी उसमें आपका भी बहुत योगदान है, आपके भी बहुत ज़्यादा सजेशंस लिए गए, आपको बुलाया गया, आपकी बातों को वहाँ पे इंक्लूड किया गया। वो एक ड्राफ्ट के 2020 में वो ड्राफ्ट बना और उसके बाद में वो यूजीसी ने उसको अप्रूव करके लॉन्च कर दिया। तो बेसिकली उसमें क्या आपको कमियाँ लगा? उसमें बेसिकली मेरा अभी भी बेसिक क्वेश्चन वही है कि पुराने शिक्षा के ढर्रे में, पुरानी एजुकेशन पॉलिसी में क्या कमियां थी जिनको हमको दुरुस्त करके नई पॉलिसी बनानी पड़ी, और जो नई पॉलिसी हमने बना दी वो हमारे लिए कितनी इफेक्टिव है और हमारे नए बच्चों के लिए, नए युवाओं के लिए और नए विद्यार्थियों के लिए वो कितनी प्रॉफिटेबल है। देखिए, अगर थोड़ा सा टाइम इसमें लगेगा बताने में, लेकिन मैं प्राचीन काल से चालू करता हूँ नहीं, ये पहले। बच्चों, हमारे बच्चों के लिए है हाँ, शिक्षा, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा, पहले क्या था कि ज़्यादातर लोग देश में ही थे हम्म। या अपने शहर में रह रहे थे, वहीं काम कर रहे थे। अब हमारा होल ग्लोब हैज़ बिकम लाइक ए विलेज। गाँव की तरह बन गया पूरा संसार, पूरी जो है विश्व गाँव के रूप में सिमट गया। आज हमारे लोगों से बात करें, भाई परसों कहाँ थे अमेरिका, हम्म। कल कहाँ थे जर्मनी, और आज इंडिया आ गए। तो कितना तेजी से इधर उधर जाना है। तो अब अगर हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव नहीं बने, मतलब जो बाहर के बच्चों से पढ़ाई हर तरह से वो कॉम्पिटिटिव हो, कि वो जो है बहुत ज़्यादा फिट हो ग्लोबल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो ये सब जो है NEP में ध्यान रखा गया। और बल्कि हम तो विश्व गुरु थे, सोने की चिड़िया थे, हम तो सबसे आगे थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के NEP में क्या किया कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, उसका मैं आगे बताऊंगा, वैल्यू बेस्ड का बहुत फर्क पड़ता है। हम्म। वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडस्ट्री कनेक्ट, इंडस्ट्री कुछ और मांग रही है और बच्चे कुछ और कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री कनेक्ट जो है, इन सब चीज़ों का उन्होंने ध्यान रख के इसके अंदर डाला। और अब असर ये हुआ होगा इसका कि जो पहले बात हो रही थी कि भाई स्किल बेस्ड नहीं है, और उसके पीछे भी रीजन है। देखिए, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या रहा कि जब हम विश्वगुरु बन गए थे और जब हम बहुत तेजी से वर्क कर रहे थे और सोने की चिड़िया भी थे, तो उस टाइम लोगों ने एक प्रॉब्लम करी कि विदेश के लोग यहाँ आने लगे, क्यों आए, वही भारत में क्यों आए, हम्म। लूटपाट के लिए आए।
हमारे यहाँ तो हर घर में सोना भरा हुआ था, ज्ञान का भंडार था भारत। उनका सिस्टम जब उनके यहाँ ब्रिटिश पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में डिस्कस हुआ, कहा लॉर्ड मैकोले को जिसको भेजा था तहस नहस करने के लिए, वही क्या प्रोग्रेस है क्या, उन्होंने कहा पहले उस कंट्री के बारे में सुन तो लो जिसमें आपने मुझे भेजा है, और मेरे बॉस भी यहाँ बैठे हैं, विलियम एडमिन भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप देखो सही वहाँ क्या है, हर घर सोने से भरा हुआ है, सोने की चिड़िया है। हम उनका उनका एक शहर हमारे 10 शहर भी मुकाबला नहीं कर सकते। बोले कौन सा शहर का, सूरत। और हमारे कौन से, उन्होंने सब फ्रैंकफर्ट, लंदन, न्यूयॉर्क, सब शहरों के नाम ले दिए। बोले ये सब मिलके इनकी पूरी वेल्थ इकट्ठी कर लो और खाली एक सूरत की वेल्थ ज्यादा है। बोले यार तुम्हें क्या खिला पिला दिया, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो उनकी। बोले इट इज फैक्ट, ये फैक्ट है। और ये बात हुई है 1835 में, बहुत पुरानी बात नहीं है। तो भारतवर्ष जो है तेजी से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने जब रीजन पूछा गया, देखिए ज्यादा टाइम नहीं, मैं मुझे बताया इंटरव्यू मैं अगर पूरा बोलूंगा, बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा। तो मैं जब रीजन में वो गई कि ऐसा कैसे भारत जो है इतनी तेजी से आगे कैसे बढ़ गया, तो हमारे गुरुकुल शिक्षा प्रणाली की बहुत तारीफ उसने की वहाँ, कि साहब इनकी प्रणाली बहुत तगड़ी है, एजुकेशन सिस्टम इनका बहुत स्ट्रांग है। और जब हमारे यहाँ 7,32,000 गुरुकुल थे उस समय, यूके के अंदर 240 स्कूल थे, सिर्फ 240। बताओ आप, और हमारे यहाँ 7,32,000, कोई कंपटीशन ही नहीं था मतलब। कुछ भी नहीं, इतना ज्ञान था। आप देखो ना, पहले तक्षशिला, नालंदा, नालंदा, बाहर से कितने, चाइना से भी लोग आए, विदेशों से लोग आए, और किस तरह का ज्ञान था हमारे देश के अंदर। उस सबको इन्होंने, कुछ मुगलों ने और कुछ जो है इंग्लैंड के जो लोग आए थे, अंग्रेजों ने मिलके उसको तहस नहस कर दिया। और दोबारा मैं आपसे दिल से कह रहा हूँ गौर साहब, भारतवर्ष और भारत के लोगों का मुकाबला नहीं। अगर हम डीएनए की बात करें तो दो कंट्री के लोग जो है बहुत इंटेलिजेंट है, एक इजराइल और एक भारतवर्ष। आप देखो ज्यादातर एमएनसी इवन अमेरिका के अंदर हमारे लोग शीर्ष पदों पे बैठे हुए हैं, इसराइल के और भारतवर्ष के। तो हमारे बच्चों को इस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि हमारी संस्कृति कितनी ऊंची थी, और वही दोबारा से इस पे आना क्वेश्चन मैं पूछने वाला हूँ कि संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा नाम हमारा रहा है भारत का। चाहिए। हम आर्यावर्त कहलाते थे। तो संस्कृति हमारी बहुत पुरातन है, सनातन है। तो कहाँ वो संस्कृति विलुप्त होती जा रही है, या उस संस्कृति को बचाए रखने के लिए या उसको और आगे बढ़ाए रखने के लिए किस तरह के प्रयास। और शिक्षा में आपने बता ही दिया कि जो सुधारात्मक प्रयास होने चाहिए, जो आपने योगदान दिया। लेकिन संस्कृति भी एक बहुत बड़ा एक विषय है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। हम अपनी संस्कृति को छोड़ के दूसरों की संस्कृति को अपना रहे हैं, या वो सही है या गलत है। हम किस तरीके से संस्कृति को बचाए रखें। मैं एक बात आपसे कहूंगा, विवेकानंद जी जब बाहर गए और उन्होंने अमेरिका में जाके बोला, और उसके बाद आप देखें क्या हालत वहां हो गई, जहां हमारे संत विवेकानंद जी को बोलने का मौका, कितनी डिफिकल्टी के बाद वो स्टेज पर पहुंचे, यूएन में। और हालत यूएन में। और जब उन्होंने यूएसए में जब उन्होंने बोला, उसके बाद विदेशी कैसे उनके पीछे भागने लगे, षड्यंत्र भी लोगों ने चालू कर दिए कि सनातन धर्म को एकदम कितनी ऊंचाइयों पे वो ले आए वहां। और हकीकत ये है कि वैसे तो क्या है, कोई पूछे भाई इतने ग्रंथ और पंथ हैं, बेस्ट कौन सा है, तो मैं कहता हूँ नदियां एक घाट बहुत तेरे, हम्म, कहे कबीर समझ के फेरे। गंगा नदी किसी भी घाट में ना हो, बराबर लाभ मिलेगा। हम्म, लेकिन असलियत क्या है कि अगर हम ये देखें, सनातन की बात करें, विवेकानंद जी ने कहा आप कभी भी दूसरे धर्म की बुराई मत करो, उनकी अच्छाई है उसको भी देख लो। लेकिन सनातन में जो अच्छाइयां हैं इतनी ज्यादा है। सनातन धर्म ये कह रहा है कि सब मानव ही नहीं, पेड़ पौधों से, इसके अलावा पशुओं से, हम्म, सबके अंदर आत्मा है। आपको पता है इंग्लैंड में वहां के फिलोसफर क्या कहते थे, 17वीं शताब्दी 18वीं तक बोल रहे थे कि आत्मा सिर्फ राजा में ही है। हम्म, वो ये नहीं, वो कह रहे लेडीज में आत्मा नहीं है, 3 लेडीज का मिला के एक वोट मानते थे, 3 लेडीज का। लेकिन अपन के क्या हुआ संस्कृति का, आपने पूछा क्यों ऐसा हो गया। जब ये आए, इन्होंने इंटेंशनली हमारे लोगों को लुभाने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, कॉन्वेंट स्कूल खोले, जो कि कॉन्वेंट स्कूल की अगर बात करें अनाथ आश्रम टाइप के हैं। कॉन्वेंट स्कूल, गुरुकुल और कॉन्वेंट स्कूल का कोई मुकाबला नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई तुलना नहीं है।
इसके बारे में कभी आप अलग से बुलाइए, मैं आपको बताऊंगा। मैंने पूरी रिसर्च, जब कोविड-19 के टाइम हम बाहर नहीं जा पा रहे थे, जी पूरी रिसर्च गुरुकुल पे की है। इतना तगड़ा सिस्टम। और आपने देखा नहीं कोविड-19 में क्या हुआ, सब देश के लोगों को, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट थी, हाथ भी जोड़ने लग गए। पहले हाथ मिला रहे थे, पहले हग भी कर रहे थे, हग करने डॉक्टर ने मना किया। भारत की संस्कृति में तो हमेशा यही है, नमस्कार है। नमस्कार नमस्कार है, हाथ मिलाने का सिस्टम नहीं, हक करने का। उस तरह का हमारे यहाँ सिस्टम नहीं कि जाते ही गले मिल जाओ एकदम। हमारी ठीक। संस्कृति में जो चीजें हैं वो मुझे ऐसा लगता है कि जो चीजें हैं वो बहुत ही अनायास हमें बहुत वैसे ही मिल गई। जैसे आपने अभी नमस्कार वाला एक एग्जांपल दिया, तो हमारे बड़े बुजुर्ग ने कहा कि बड़े के पाँव छुओ, तो छू अगर हम झुकते हैं तो उसका भी कोई साइंटिफिक रीजन है। हमारी जो एड्रिनल ग्रंथि वो मूव होती है, हमारी स्पाइनल रोड मूव होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं योगा माना जाता है। हम अगर अंगूठे से अब पाँव के अंगूठे से अगर स्पर्श करते हैं तो कहीं न कहीं वो उसकी ऊर्जा का संचार हमारे मस्तक में आता है। तो कहीं न ये सब चीज़ें पुरातन है, चीज़ें कहीं न कहीं फैक्टफुल है, उनके कहीं न कहीं साइंटिफिक रीज़न है। नमस्कार हम करते हैं तो बोले कि ठीक है, ये आदर भी है, अभिवादन का भी एक है, लेकिन समय के बाद में उन्होंने भी उस चीज़ को अपना ही लिया ना, कि नमस्कार कर लो, दूर रहो, कोविड आ जाएगा। मैं गौर साहब एक बात यहाँ कहूँगा, बहुत दिल से मेरे दिल में है, उस बात को आज आपके सामने कह रहा हूँ। कई बार मैं सोचता हूँ, मुझे इतना आनंद आता है कि मैं भारत में पैदा हुआ। आज अगर बात करें, वशिष्ठ मुनि की बात करें, या हम भारद्वाज मुनि की बात करें, या हमारे, देखिए फॉरेन में चरक मुनि है जिन्होंने चरक संहिता लिखी। तो ये जितने भी हमारे लोग हैं, इन्होंने चरक मुनि, सब ने अलग अलग चीजें लिखी। वो खाली गेरुए कपड़े पहन के ऋषि मुनि नहीं थे, वो साइंटिस्ट थे। विमान की आप देखो ना, हमारे यहाँ विमान आ रहा है, पूरा शास्त्रों में लिखा हुआ है कि सीता जी को पुष्पक विमान में ले गए। उस टाइम कल्पना ट्रेन ही नहीं थी, तो पुष्पक विमान की कल्पना हो गई भारतवर्ष में। था उस जमाने में, उन्होंने किताब लिखी हुई है भारद्वाज मुनि ने, कि इतने तरह के प्लेन बनाने के उसमें फॉर्मूले लिखे हुए, डिजाइन दी हुई है, अगर वेदों को हम देखें। लेकिन क्या है, जब अंग्रेज आए, आप जान के, जब लॉर्ड मैकोले को खींचा गया लोगों द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में, कि इनको जब आपको होता है इनकी शिक्षा प्रणाली इतनी स्ट्रॉन्ग है, तहस नहस करो इनको। तो उन्होंने और बोले आप बताइए प्लान क्या है, तारीफ तो बहुत कर दिया आपने, आप कैसे करोगे। तो वो कहने लगे साहब मैं इंग्लिश जो है कॉन्वेंट स्कूल खोलूंगा। बोले जब इतने ज्ञानी है वो हुँ। क्यों जाएंगे कॉन्वेंट पे, अपनी संस्कृति को नहीं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उनका दिमाग लड़ाने में था, उनका दिमाग धूर्तता वाला दिमाग था अंग्रेजों का। उन्होंने कहा मैं, ये लोग, इनमें एक कमी मैंने नोटिस की है, कि इनमें की एक वीकनेस है, ये सब अंग्रेजी नौकरियां पाने के लिए, जो हमारे गवर्नमेंट की नौकरी जो हम दे रहे हैं उसके लिए बहुत ज्यादा डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल लालच होते हैं। अब उसमें मैं कंडीशन डालूंगा कि कॉन्वेंट स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके ही मतलब ये कंडीशन है, हमारे यहाँ जो नौकरी करेंगे उनको बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ाने हैं, ये कंडीशन उन्होंने डाल दी। अब अगर ये कंडीशन उन्होंने वहां डाल दी, उसका नतीजा ये हुआ कि अपने आप जानते हो सब जो है कॉन्वेंट में भेजने लग गए। जबकि और गुरुकुल इन्होंने आप जान के सब एक एक करके खत्म कर दिए, खत समाप्त किए। समाप्त कर दिए। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और रोजगार मुखी एजुकेशन, सब कुछ खत्म कर दिया। और इन्होंने कहा, लॉर्ड मैकोले ने कहा डोंट वरी, आई हैव ए बिग प्लान विद मी। हुँ। मेरा प्लान ये है, इनको बीए एमए करवाएंगे, बुरा मत मानना गौर साहब, इस प्रोग्राम को बीए एमए भी देख रहे होंगे। जी। लेकिन उन्होंने ये कह दिया, ये ऐसी एक लड़कों की फौज खड़ी कर दूंगा, जो इनके पास ना स्किल है ना वैल्यू है ना कुछ नहीं, बस वो तो हमारे साथ ही घूमते रहेंगे, हमारी गुलामी करते रहेंगे। ये वो एजुकेशन सोच समझ के षड्यंत्र के तौर पे हमारे कंट्री में लगा दी गई। दुख की बात यह है कि उसको एकदम उनके जाने के बाद खत्म कर देना चाहिए था। मैं बेबाक बोल रहा हूँ जो भी बोल रहा हूँ, क्योंकि राष्ट्र हित की बात कर रहा हूँ। मुझे कोई इसमें बोलने में कहीं भी कोई संकोच नहीं है कि उसी जमाने में इसको खत्म कर देना चाहिए था। बट थैंक्स टू गॉड, ठीक है लेट चालू हुआ, लेकिन वो अब जो है जाकर के उस पर बहुत वर्क हो रहा है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम को दोबारा से रिवाइव किया जा रहा है, कि उसको दोबारा से जो है बच्चों के बीच में लाया जाए। और भारतीय तो जहाँ पे भी रहेंगे, अपना नाम वैसे भी बिल्कुल बिल्कुल, जितने एमएनसी में आप देखो ना, ज्यादा कर जगह आप अमेरिका में देखो, वहाँ काम कौन कर रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में सब जगह शीर्ष पे तो भारतीय बैठे हैं। इंडियंस ही हैं।
तो कर ही रहे हैं वहाँ। अब दूसरा एक कि इससे थोड़ा-सा अपन आगे चलते हैं, अपनी जर्नी को, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और अब आप मोटिवेशनल गुरु भी कहलाते हैं। आप कई जगह अपने आपने बहुत अच्छी-अच्छी जगह पे अपने लेक्चर दिए, आपको बुलाया है कीनोट स्पीकर के तौर पे, आप जाते हैं, बच्चों को बताते हैं। तो बेसिकली मुझे पता है, लेकिन दर्शकों को ये बतवाना चाहता हूँ कि बेसिकली मोटिवेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है कि एक नामुमकिन जो चीज़ें हैं, उसको मुमकिन बनाने का काम मोटिवेशन कर सकता है, ये मुझे पता है। आप ऐसी शक्तियों का संचार कर देते हैं सामने वाले व्यक्ति में अपनी ऊर्जा से, अपने शब्दों से, कि वो व्यक्ति सोचता है मैं हताश हो गया हूँ, मैं निराश हो गया हूँ, मैं असफल हूँ। लेकिन वो आपको सुनता है, उसको लगता है कि बोले यार ये आदमी मुझे पहले क्यों नहीं मिला, या मैं इसको पहले सुन लेता तो ये तो मेरे लिए वैसे भी बहुत छोटा सा काम है, अब मैं इस काम को कर सकता हूँ। तो ना करने के भाव से लेकर करने के भाव तक की जो यात्रा है वो मोटिवेशन है। और ये आप लोगों में अलग जगह रहे हो। पहला सवाल ये कि मोटिवेशन क्या होता है, दूसरा सवाल ये कि ये काम कैसे करता है। देखिए, मैं गौर साहब बहुत इम्पोर्टेंट, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर किसी हाईवे पे गाड़ी जा रही है और पेट्रोल, कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, इतना पेट्रोल भर के कि कितनी लंबी जर्नी कर रहा है आदमी, पूरा पेट्रोल एक साथ भर के ले जाए, अगर लंबा जा रहा है तो ऐसा कई बार संभव नहीं है कि वो उसको पेट्रोल पंप रास्ते में होंगे वहां भर देगा। मोटिवेशन क्या है कि जब आप लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ रहे हो और आपका पेट्रोल खत्म हो गया, आपका टैंक खाली हो गया, आपका उत्साह खत्म हो गया, ऐसे मौके आते हैं, हम्म। तो फिर आपको पेट्रोल पंप जैसे नेशनल हाईवे पे लोग ढूंढते हैं या आप सिटी में ढूंढते हो, ऐसे ही व्यक्ति को लगता है कि अब तो मेरा पेट्रोल खत्म हो रहा है। तो अब मोटिवेशन भी मोटिवेशनल स्टेशन पे उसको जाना चाहिए। अब वो उसका फ्यूल मोटिवेशनल, टैंक है, वो उसका फ्यूल स्टेशन वो है। फ्यूल स्टेशन है। जी, अब बहुत वो बढ़िया बात है। मोटिवेशनल टैंक कौन कौन से हैं? पहला है मोटिवेशनल गुरु, यूट्यूब में मोटिवेशनल गुरु के लेक्चर, किताब लाइक रामायण, गीता, भागवत, संत कबीर, गुरु नानक, अच्छे अच्छे लोगों की बात सुनना। श्री कृष्ण अपने आप में सबसे बड़े मोटिवेशनल वो गुरु थे। उन्होंने मोटिवेशनल, पार्थ को कहा कि बोले तू लड़, मैं हूँ। बिल्कुल, अगर वो इन चीजों को अ, इस पंप स्टेशन के पास पहुंच गए और उन्होंने अपनी टैंक को फुल करा लिया, दोबारा जर्नी के लिए गाड़ी तैयार है फुल स्पीड पे दोबारा चालू और है। चलो आराम से और सब्जी मैं आपको कमाने एक के लिए। एग्जांपल दूंगा, दो एग्जांपल दूंगा। पहली बार है जब मैं फैमिली मेंबर्स को लेके एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरे फादर 90 ईयर्स में डेथ हुई, करीब 350 लोगों को सेक्रेटरी की पोस्ट से रिटायर होने के बाद, जो कि 10 साल का एक्सटेंशन उन्हें मिला, बहुत अच्छा वर्क कर रहे थे। तो 90 ईयर्स के एज में, ओल्ड एज में आके कई बार मैंने देखा वो कभी परेशान हो गए, लेकिन मैं जब उनके पास बैठता था तो थोड़ी देर में वो चारपाई पे बेड पे लेटे हुए, लेकिन वो उठ करके बोलते थे कि यार मेरी इच्छा हो रही है, चल अपन बाहर घूमते हैं। तो मैंने कहा देखो एकदम मोटिवेट हुई है हर आदमी को मोटिवेशन की, जबकि वो मैंने मोटिवेशन सीखा ही मेरे गुरु, मैंने कहा मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे फादर इन लॉ, ये मेरी मदर इन लॉ, इन सबसे मैंने बहुत सीखा लाइफ में, ये सब मेरे गुरु हैं। बहुत ही तो अच्छी बात। उनको मैंने चेंज देखा। दूसरा बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे फादर इन लॉ जोधपुर के कलेक्टर थे और बहुत सेक्रेटरी, और बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन पे रहे, IAS ऑफिसर थे। सिसकी में ही, पास में ही उनका मकान यही है। तो आज की डेट में वो नहीं है। एक बार वाइफ ने मुझे कहा कि आप दुनिया भर में मोटिवेशनल लेक्चर देते हो, फादर की एज ज्यादा है और इस टाइम ये आप जोधपुर से आए और ये लेटे हुए हैं, तो आपको चैलेंज है, अगर इनको आपने मोटिवेट कर दिया तो मैं आपको सल्यूट कर दूंगी। मैंने कहा देखो, कोई टैबलेट बनती है ना, तो चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे मंत्री हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, सब पे बराबर इफेक्ट करती है। क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट है। उसके अंदर सॉल्ट है। मैंने कहा अब तुमने चैलेंज दिया, बस एक ही कंडीशन है, तुम थोड़ा बाहर घूम आओ। रहना, घूमाओ, या फैमिली बाहर के हो। अदर मेंबर से, मुझे पापा बोलते थे, वो फादर ने कहा कि ही योर फादर इन लॉ, एज पर लॉ इज फादर, तो तुम इनको पूरा रिगार्ड देना, ये शुरू में ही बताया। और मैं, वो मुझे बहुत प्यार करते थे और मैं उनको पूरा रिगार्ड। तो मैं उनके पास बैठा, वो काफी बेड के ऊपर लेटे हुए थे और थोड़ा वीकनेस, एज ज्यादा हो चुकी थी, जी। 90 ईयर्स के करीब थे। मैंने उनसे एक बात कही, मैंने बोले कंवर साहब आप कहाँ गए हुए थे? मैंने, मैं जोधपुर में था। उस जोधपुर में, मैंने कहा वहाँ पापा जी आपके बारे में बात हो रही थी। बोले मेरे बारे में? मैंने कहा अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में जो प्रॉब्लम हुई, बिगर हेलमेट आप पहुंचे,
वो तो एसपी ने हेलमेट आपके सर पे रख दिया, अदरवाइज तो बच्चों ने पत्थर वत्थर फेंके, छात्र तो प्रॉब्लम करते ही है। बिल्कुल। लेकिन आप इतने बोल्ड थे और आपने उसको, और जब बाढ़ आई तो आपने हेलीकॉप्टर से बहुत सारा अनाज कई घंटे एयर में रह के जोधपुर को बचाया। तो जब मैं बोले मुझे रिटायर हुए इतना टाइम हो गया, तो आज भी कुछ लोग कह रहे हैं, मैंने बिल्कुल कह रहे हैं, तो उठ के बैठ गए। और दोनों किससे जब मैं बात कर रहा था, बोले अपन थोड़ा टहल लें बाहर। तो वाइफ और बाकी लोग तो मैंने पहले ही कह दिया था बाहर जाना। वो मेरा हाथ पकड़ के बाहर आया और बोले अब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा घर में टहलता हूँ। हाँ। तो टोटली मोटिवेट हो गए। क्या होता है, देखिए मोटिवेशन एक ऐसी चीज है, मैं उनका एग्जाम्पल नहीं लेता, जनरली फैमिली मेंबर्स का मैं नहीं लेता हूँ, जी। पर वाइफ ने भी कहा कि आपने तो इनको एकदम मोटिवेट कर दिया, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा फील कर रहे हैं। तो मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर भगवान कृष्ण अर्जुन जी को मोटिवेट नहीं करते, ही वॉज हैविंग स्किल बट नॉट विल। स्किल तो थी, विल कहाँ थे लड़ने की। बिली तो नहीं थी वो। अगर वो स्किल बेस्ड है, ये मान के कि तो बहुत स्किल है, कर लेंगे, कहाँ कर पा रहे थे, नहीं हो रहा उन्होंने ये तो कहा, हे केशव ये सब मेरे परिवार के लोग हैं, मैं इनको गांडीव से कैसे मारूं। है। योगेश्वर श्री कृष्ण जो कि सबसे बड़े मोटिवेशनल गुरु मैं वर्ल्ड का मानता हूँ, यूनिवर्स का, अगर वो अर्जुन को अगर नहीं मोटिवेट करते तो उनकी बदनामी होती, अधर्म जीत जाता धर्म के ऊपर, बहुत सारे नुकसान होते। इसलिए मोटिवेशन का तो बहुत बड़ा जो है योगदान है। दूसरा बेसिकली इसमें आपका आगे जब है एक, आप इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन से भी काफी जुड़े गए हैं, वहां पे भी आपने काफी काम किया है, काफी वर्क आपके कर रहे हैं। तो वो बेसिकली वो क्या है कि जो किसी को पता नहीं है, या वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है और वहां पे आपके क्या क्या काम है। देखिए क्या है कि आप ये देखें कि इंडस्ट्रीज जो हैं, जब तक बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री कंट्री में नहीं होंगी तब तक हमारा जीडीपी बढ़ना या देश, देखिए रोजगार भी चाहिए ना। बिल्कुल। बगैर रोजगार, अगर हमारा यूथ खाली बैठ गया, रोजगार नहीं है तो उसको रोजगार नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो बहुत जरूरी है, उसके लिए इंडस्ट्री जरूरी है, और इंडस्ट्री आगे बढ़ती रही है बहुत जरूरी है। तो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन वो है जो कि गवर्नमेंट से टेकअप कर रही है, कि जैसे कि राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एपेक्स बॉडी है, जिसमें डॉक्टर के एल जैन साहब हम्म। प्रेसिडेंट है, और आपने बहुत नाम सुना होगा। उन्होंने मुझे चीफ एडवाइजर बना रखा है, चीफ एडवाइजर इंडस्ट्री और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिलाने मिला के क्लब कर दिया। का, क्लब करके। इसके अलावा मैं जो है पहले एम्प्लॉयर एसोसिएशन ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर की मैंने जब ज्वाइन किया था एज चीफ एडवाइजर, तो देखिए लोगों को पता है, सब जानते हैं कि इंडस्ट्री से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को जोड़ने का प्लान मेरा ही था, और बहुत सारी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैंने ईएआर में जोड़ी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। एक चीज और है, क्या। मैं आपको आगे बढ़ के बता रहा हूँ कि ईज ऑफ बिजनेस होना चाहिए। ईज ऑफ बिजनेस मतलब कोई अगर इंडस्ट्री लगाने जा रहा है तो उसको सब तरह की सुविधा मिलनी चाहिए। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट में काफी कुछ हो रहा है इस बारे में, लेकिन अभी भी जो रिक्वायरमेंट है, मैं बिल्कुल बेबाक बोल रहा हूँ कि और भी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है अगर हमें विश्व गुरु बनना है तो। आगे मेरा जवाब, भी अगला सवाल वैसा ही था कि भारत विश्व गुरु कब बनेगा, कैसे बनेगा, और उसके लिए हमें कितने फेजेस को अभी पार करने पड़ेंगे, और क्या क्या प्रयास हमें और ज्यादा करने पड़ेंगे। एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। 79 में मैं सिंगापुर, चलिए, मलेशिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी एक सपना है कि भारत विश्व गुरु बने, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। जी, और वो कहीं ना कहीं पूरे भारत को, आज जो भारत की जो तस्वीर है, जो भारत की एक प्रभाव है, उसकी इमेज है, वो वर्ल्ड पटल पे अगर देखे जाएंगे, वर्ल्ड एरा में अगर हम देखें, तो आज से 10 साल पहले जो भारत था, 12 साल पहले, 15 साल पहले, वो भारत, वो कहते हैं ये नया भारत है, ये विकसित भारत है, तो ये नया भारत है, और ये भारत विश्व गुरु बनेगा। तो उनकी भी बहुत एक, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है ये। देखिए एक चीज कहूंगा गौर साहब, सीइंग इज बिलीविंग। जो आपने देखा है उस पर तो बिलीव करेंगे ही हम हम्म। लोग। हम विश्वगुरु थे, उसके साथ साथ सोने की चिड़िया थे। ये बिल्कुल बिल्कुल। कहावत है हम बहुत कि संपन्न थे अपने आप संबंध, में। एक कहावत है कि लक्ष्मी और सरस्वती साथ नहीं आती, लेकिन हमारे यहाँ थी। हम्म, लक्ष्मी भी थी, सरस्वती सोने की माँ। चिड़िया, और सरस्वती भी थी, ज्ञान भी था। अब ये क्यों था, उसका रीजन था कि हम आध्यात्मिक थे, स्पिरिचुअल थे। हमारे यहाँ शिक्षा के साथ विद्या दी जा रही थी। विद्या का मतलब है, हमारे यहाँ विद्यालय बोल रहे थे, हम्म। शिक्षालय नहीं बोला।
बहुत सारे यहाँ एजुकेशन के फील्ड में लोगों को डिफरेंस नहीं मालूम, हम्म, शिक्षा और विद्या। विद्या में यह है कि जैसे मान लीजिए आज मैं डॉक्टर तो बन गया, लेकिन मैं अध्यात्म भी पढ़ूं और मैं उस डॉक्टर का जो स्पेशलाइजेशन है मेरा उसको गलत तरह से भ्रूण हत्या करवा दूं या अंग बेचना चालू कर दूं, लोगों के अंग बिकवाना, ये सब गलत काम नहीं करने। ये भारतवर्ष में उस टाइम शपथ दिलाई जा रही थी, आज भी शपथ तो ले रहे हैं, लेकिन वो थियोरटिकल है, उसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ भी हो जाती है, मानता कोई है नहीं। तो मानता कोई है नहीं। तो क्या है कि जो विद्यालय है इसमें लॉर्ड मैकोले ने बोला, बोले एक चीज ये जो बोलते हैं कि हर, ये कह रहे हैं पेड़ों सब में आत्मा है, ज्यादातर पशु पक्षी में भी आत्मा है, इंसान में भी आत्मा है, लेडीज में अपने यहाँ तो कुछ अलग थ्योरी इनकी अलग है, और ये कहते हैं जो भी काम करो उसमें आत्मा का ध्यान रखो, सब में भगवान है। सब प्राणी तो सब। ये जो है अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, और जब आदमी अध्यात्म से जुड़ता है उसके बाद गलत काम वो नहीं करता। और कितनी बड़ी शिक्षा ले लो, अगर शिक्षा लेने के बाद भी, शिक्षा के बाद तो विनम्र होना चाहिए, लेकिन आप देखो छोटे छोटे लोग कितने अहंकार में, कितना प्राउड है उनको। अगर आध्यात्म की शिक्षा ले ली, गीता पढ़ ली ध्यान से, रामायण पढ़ ली, और उन्होंने अगर हमारे वेद पढ़ लिए, तो सबसे बड़ा दुश्मन आदमी का अहंकार ही बताया गया है। रावण का अंत सब कुछ पढ़ने के बाद क्यों हुआ? अहंकार में था। वेद से ध्यान आया, आपने गीता भी लिखी है, और कबीर आपका एक पसंदीदा चैप्टर है, या विषय मान लेते हैं कि वो पसंदीदा विषय है। तो कबीर के बारे में आप बहुत कुछ बात करते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। गीता और रामायण आपने बहुत गहनता से पढ़ी, तो आध्यात्मिकता के क्षेत्र में ये भी एक आपका एक पहलू अलग से है। गीता आपने खुद ने लिखी, क्या कुछ नया आपको गीता में समझ में आया? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जितनी बार भी आप गीता को पढ़ोगे, उतनी बार आपको कुछ अलग ही उसमें कुछ दिखाई देगा। देखिए, गीता के पहले आपने संत कबीर का नाम बिल्कुल, लिया, मैंने कबीर जी का तो मैं जिक्र वो किया है मैंने। उससे उनसे बात चालू करके, क्या हुआ, संत कबीर वॉट एवर ही टोल्ड बिफोर 600 years is true today, was true that time and will be true after 1000 years। आगे भी सही रहेगा, पहले भी सही था और आज भी सही है। संत कबीर ने जो बोला है, 2 multiplied by 2 is 4, इट कैनॉट बी 5, इट कैनॉट बी 3। संत कबीर ऐसी चीजें लिख करके गए हैं। एक बहुत छोटी एग्जांपल देता हूँ, मेरे दिल में उनकी बहुत सारी बातें हैं। संत कबीर को मैंने क्यों पकड़ा? ऐसा कम्युनिकेशन हो कि कम शब्दों में, सरल भाषा में, चाहे रिक्शे वाला सुन रहा है वो भी समझ जाए, प्राइम मिनिस्टर सुन रहा है वो भी समझ जाए, ऐसी चीजें संत कबीर ने लिखी हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उन्होंने लिखा, गाली आती एक है, जी। गौर साहब, गाली आती एक है, उल्टी हो तनेक, और जो जवाब ना दीजिए तो वही एक की एक। गाली जो है, किसी ने दी, एक गाली दी, आपने जवाब दिया, 2 हो गई, फिर उसने दिया, हजारों हो गई फिर दोनों में, तो अब जवाब ही मत दीजिए, हाँ, ठीक है, एक ही रहेगी। यही की रहेगी। तो गाली आती है एक है, उल्टी हो तनेक, और जो जवाब ना दीजिए वही एक की एक। उन्होंने एक और लिखा, काम क्रोध मद मोह की, जब लग घट में खान, तब लग मूर्ख पंडित, दोनों एक समान। आप जरा दिल से सोचना गौर साहब, आज क्या हो रहा है, बड़े बड़े लोग जब क्रोध में आते हैं, काम में आते हैं, काम मतलब कामना, कामना मतलब खाली सेक्स से नहीं है, लालसा, लालसा, विलासिता, वो बहुत सारे। कई तो तरह रूप है काम उसके। क्रोध मद मोह कि जब लग घट में खान, जब दिल के अंदर ये सब चीजें बहुत ज्यादा आ जाती हैं, तब लग मूर्ख पंडित, दोनों एक ये समान। समान। तो जो पंडित लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, वो भी मूर्ख की तरह काम करते हैं। संत कबीर को मैंने शुरू में जब पढ़ना चालू किया और मुझे इसी बहुत को अच्छा लगा। इसी को गीता और रामायण में ऐसा भी कहा गया है कि जब आदमी का विनाश आता है तो उसकी बुद्धि, सबसे पहले उसकी बुद्धि खराब होती है। बुद्धि खराब होती है, बिल्कुल सही। अब गीता का आपने नेक्स्ट क्वेश्चन किया, गीता मैंने लिखी है। देखिए, एक बात मैं अगर नहीं बोलूं तो थोड़ा मैं गिल्टी फील करूंगा। जब मैं गीता लिख रहा था, कुछ लेख मेरे बाहर पहुंच गए, मैंने उसको ये नहीं कि बुक छपेगी तभी बाहर करूंगा, बुक अभी छपी भी नहीं है, सोशल मीडिया पे डालना चालू किया। एक हैवी वाटर बोर्ड के चेयरमैन जो है, वो आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट है, डॉक्टर ए एन वर्मा, उनका फोन आया कि साहब मैं बॉम्बे में हूँ लेकिन मैं आपके साथ इसमें जुड़ जाऊं। जी। मैंने कहा खाली दोनों का नाम है इसलिए तो अपन करेंगे नहीं इसको, आप आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट हो। एक एक धोए को इसमें जो है वर्सेज जो हैं, श्लोक 700 श्लोक है, 18 अध्याय हैं, एक एक को अगर अपन दोनों बात करके उसका निचोड़ निकालें क्या है, हाउ इट इज रेलिवेंट और यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स एंड जी। बडिंग प्रोफेशनल, तब तो मैं तैयार हूँ, आप जुड़ जाओ।
तो वो जुड़ गए। उन्होंने कहा बट आई एम इन बॉम्बे, यू आर इन जयपुर। मैंने कहा बट कम्युनिकेशन के बहुत सारे साथ, मोबाइल हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंस, बहुत सारी चीज हो गई है। तो हमने बात करना चालू किया। एक एक श्लोक को, अभी बुक छपी नहीं है, छपने में डालने वाला हूँ मैं उसको। तो एक एक श्लोक को ये कैसे रेलिवेंट है उस तरह से देखा। और आपने कहा गीता में क्या चीज खास देखी आपने। देखिए, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि भारतवर्ष में ये लिखी गई है और मैं भारतीय हूँ, मुझे बहुत गर्व है नहीं कि नहीं, भारत की गीता सिर्फ भारत की संपत्ति नहीं है। बहुत से बाहर के जो लोग हैं वो यहाँ पे आके इस पे रिसर्च कर रहे हैं, पढ़ न्यूटन रहे के हैं। लॉ की तरह से ये एप्लीकेबल है। अगर गुरुत्वाकर्षण का लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या पाकिस्तान में, अमेरिका में, जर्मनी, जापान में एप्लीकेबल नहीं है। अगर पहाड़ से कोई पाकिस्तान में कूदेगा, देख रहे हो ना आप, आतंकवाद कर रहे हैं वो, दुनिया भर के गलत काम, तो उनको दिक्कत आ रही है ना। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर, बिल्कुल बेधड़क बोल रहा हूँ। बिल्कुल। अगर जो चीज है, जो यूनिवर्सल लॉ को नहीं मानेगा, सनातन चीजों को नहीं मानेगा, उसको तो प्रॉब्लम होगी होगी। तो आप ये देखें कि गीता में मुझे अच्छा क्यों लगा। कोई भी इंसान, आप एक मिनट देखें, वो एक सेकंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी बिगड़ काम के नहीं रह सकता। जो हम बिल्कुल। कहते हैं ना कि हम सो रहे थे, हमने कुछ किया ही नहीं, हम मैच देख रहे थे, हम टीवी देख, अरे ये भी कर्म है, बुराई करना भी कर्म है, सोना खाना सब तरह के कर्म है। गीता क्या कह रही है, जब कर्म, और इसके बिगड़ भगवान भी नहीं रहते, कर्म सबको करना है। जब कर्म करने, तो उन्होंने डिफाइन किया है गीता ने, कौन से सत्कर्म है, कौन से दुष्कर्म है। बिल्कुल। कर्म के प्रकार बताए हैं, अकर्म विकर्म सत्कर्म से दुनिया भर के प्रकार बताए हैं। अभी गीता की डेप्थ में गया तो कई एपिसोड लंबा हो निकल जाए, जाएगा, बहुत लंबा हो लंबा है, जाएगा। हाँ वो जी। मैं नहीं कर रहा। लेकिन फिर गीता कहती है कर्म करने का तरीका क्या है। निस्वार्थ भाव से आसक्ति रहित होके फल की चिंता किए बिगड़ फल भगवान को अर्पित कर दो। ये गीता का जो है, वो है। गीता बता रही है किस तरह खाना खाना है। आप बताओ कौन से कंठी का ग्रंथ है, ये सब चीजें एक साथ इकट्ठा लेके बैठा हो। ये सब चीजें वहाँ दूसरे लोगों के देश में किसी ग्रंथ में नहीं मिल रहे। तो गीता ने तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। गीता पूरा उसको पढ़ने के बाद, जैसे अर्जुन ने कहा कि वो एकदम तैयार हो गए, तैयार ही नहीं हो गए, जीत गए वो युद्ध को। पांडव तो 5 ही थे, कौरव 100 थे, और पूरी चालाकी थी, और ये अलग ही धर्म को फॉलो भी कर रहे थे। तो उन्होंने जो है उस युद्ध को जीता। ये सिर्फ गीता ज्ञान की वजह से ही हुआ। गीता पे अगर आप कभी चाहेंगे तो चैप्टर वाइज अगर मौका हाँ, देंगे बहुत तो अपन अपने आप में डिटेल बहुत में बात अच्छा, करेंगे। बहुत बहुत डीप। अथाह समुद्र है। और गीता का एक और बताऊंगा, आई एम सो प्राउड कि गीता को बहुत सारी फॉरेन यूनिवर्सिटी, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी आजकल पढ़ा रही है। आप आपको जो अवार्ड्स मिले हैं और जो आपकी यात्रा का जो बेसिक, इसको एक रेम्युनरेशन से बोलेंगे, रिवार्ड जब आदमी को मिलता है अपनी मेहनत का, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। आपको बहुत अवार्ड्स मिले हैं, आप कई जगह सम्मानित हुए हैं, तो जब आप डायस पे जाते हैं तब आपको कैसी फीलिंग आती है? देखिए, फीलिंग मुझे एक तो ये आ रही है कि कुछ चीजें, देखिए मैं एक धार्मिक परिवार में पैदा हुआ, माँ बाप बहुत धार्मिक थे, और नहीं, गर्व तो उनको भी होता है। शादी भी मेरी ऐसे परिवार में हुई, वो भी धार्मिक थे। इंस्पाइट ऑफ बीइंग इन द टॉप मोस्ट पोजीशन, फादर वाज सेक्रेटरी, फादर इन लॉ वाज आल्सो आईएएस एंड सेक्रेटरी। तो वो सब चीजें मैंने परिवार में देखी। लेकिन कई चीजें मुझे ये लगता है कि समुद्री यात्रा चालू करने के पहले ये पढ़ लेना चाहिए, क्या दिक्कत आ सकती है हुँ। और क्या उसका इलाज है। अभी मुझे क्या लगा, स्टेज पे जाता हूँ, मुझे लगता है ये भारत का भविष्य है जो सामने बैठे हैं। और इनकी एज अभी 18 साल, 19 साल, 20 साल, या बहुत। अलग अलग, इवन स्कूल। हुँ। आई एम सो प्राउड। मैं बता रहा हूँ गॉड साहब, कई बार बच्चे ऑटोग्राफ के लिए आ जाते हैं, सुनते हैं तभी तो आते हैं जी। कि सर आप कुछ लिख के जाइए हमारे लिए। और हमारे कॉपी पे कई जगह ऐसा हो चुका है। तो मुझे बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं, समझ रहे हैं चीजों को। और एक जगह तो ये हालत हो गई, मैं ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रही है कोटा में, जब लेक्चर देके बाहर निकल रहा था, और उनके वाइस चांसलर, नाम मैं नहीं ले रहा क्योंकि सभी लोग बराबर सपोर्ट दे रहे हैं, नाम मैं नहीं ले रहा, वो वहाँ के वाइस चांसलर एमआईटी यूएसए से आए हुए थे। अच्छा। तो वो जब मुझे कैंपस दिखा रहे थे मेरे लेक्चर के बाद, एक बच्चा पीछे पीछे आया, 8-10 क्वेश्चन उसने पूछ लिए, करीब 10 क्वेश्चन, हुँ। और वो उस चीज को खत्म नहीं कर रहा, लगातार पूछ रहा था, इतनी क्यूरियोसिटी थी। तो फिर मालिक जो वहाँ के थे उस इंस्टीट्यूशन के, उन्होंने कहा देखो, अब बाकी इनका मोबाइल नंबर दो आप अलग। तो उसके मोबाइल पे फोन आने लगे। बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं, खुशी की बात है, भारत में चेंज आ रहा है, नया भारत सामने आ रहा है, और विश्व गुरु बन जाएगा, सोनिक चिड़िया बन जाएगा। उस टाइम हमें जो खुशी होगी, बहुत ज्यादा खुशी होगी। तो इन्हीं बच्चों के लिए हम जाते-जाते कोई विशेष संदेश हो, कोई स्पेशल मैसेज हो, क्योंकि वो सुन रहे हैं, कहीं न कहीं वो देख रहे हैं।
तो अगर वो उनको एक ऐसा मैसेज डिलीवर हो जाए जो बहुत ज्यादा देखिए एप्रोप्रिएट हो। मैं तो इस लायक होने कोई मैसेज दूं, लेकिन संत कबीर ने कहा है हम्म, कि तरवर सरवर संत जन और चौथा बरसे में। तरवर सरोवर जरूर। संत जन और चौथा बरसे में, परमारथ के कारण चारों धारी दे। तरोवर मतलब पेड़, पेड़ दे ही दे रहा है, फर्नीचर भी बन रहा है, पेड़ से फल भी दे ऑक्सीजन रहा है, सबसे फूल भी दे बढ़िया रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, प्राणवायु और वाली है। समाज के बुराइयां कार्बन डाइऑक्साइड को ले भी रहा है, ले रहा है। ग्रहण कर रहा है। तरोवर सरोवर, सरोवर पूछता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौन है, नहीं पूछ, नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं पूछ रहा, पानी पिला रहा है, चाहे जानवर आ जाए पौधों में लगाना है या इंसान को, वो भी दे रहा है। संत जन साधु संत ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, वो नहीं देखते कौन जाते कौन पार, सबको दे रहे हैं वो ज्ञान। और चौथा वर्षे में आप देखें जब बरसात नहीं होती, अब तो लकीली मानसून बहुत अच्छा चल रहा है 1-2 सालों से, लेकिन बरसात जब नहीं होती तब महत्ता पता लगती है। बादल कहीं से पानी निस्वार्थ भाव से बढ़ते हैं और कहीं बरसाते हैं, ऐसा नहीं कर। कहाँ पे वो सब क्रियाएं हुई है, कहाँ वो बादल पहुंचे हैं और कहाँ वो बादल आए हैं और कहाँ वो बादल बरसे हैं, उन बादलों को नहीं आज पता कि। पता है प्रॉब्लम क्या है हम्म, समाज में। मान लीजिए मेरी बेटी है, आपकी बेटी है, आपने कहा भाई जयपुर में ही जाना है, तो आप ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पर चीते से, रीछ से है ही नहीं शहर में, कि इनसे सावधान रहेगा, लेकिन रहना, लेकिन एक बात जरूर कहोगे कि रिश्तेदार भी मिल जाए सावधान रहना, हम्म, यंग गर्ल को शिक्षा दी जाए, भरोसा मत करना, सावधान रहना। समाज में नैतिक स्तर इतना गिर चुका है, सही बात है। उस स्तर को, जो बच्चे हैं वो पेड़ की तरह खड़े हो जाए। कुछ वीडियो में देखे, कोई लड़की थी रात को जा रही थी और उसको बड़ी दिक्कत हो रही थी, कुछ गुंडे पीछे लग गए, लेकिन कुछ लड़कों ने उसको बचाया कि भाई हमारी बहन है या हमारी माँ, उनको दिक्कत हुई है मान के। इस तरह से तरवर सरवर संजन और चौथा वर्षे में परमानंद के कारण चारों जारी थे, बच्चों को पेड़ की तरह, सरोवर की तरह, सबकी मदद करने के लिए, बादल की तरह, साधु संत की तरह खड़ा हो जाना चाहिए। जी हाँ, ज्ञान, शिक्षा और मैनेजमेंट, इन तीनों का समावेश कैसे किया जाए अपने जीवन में और उसके साथ में आध्यात्मिकता के साथ में जीवन कैसे जिया जाए, ये सारी बातें अभी हमें मोटिवेशनल गुरु और जो सी एमडी और सीएमडी रहे कई पीएसयू में, डॉक्टर पीएम भारद्वाज साहब ने हमें बताया। और वो बहुत ही एकदम सार्थक रूप से हमें बताया गया कि किस तरीके से व्यक्ति का जीवन होना चाहिए, उसको शिक्षा, उसका ज्ञान और उसका मैनेजमेंट, क्योंकि जीवन जीने का नाम भी एक मैनेजमेंट है। तो मैनेजमेंट के साथ में जीवन कैसे जिए और उस मैनेजमेंट में ज्ञान और शिक्षा का किस तरीके से अच्छी तरीके से उपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाए, ऐसी आशा के साथ में आप NSA 9 न्यूज़ में आपने समय दिया, आप यहाँ आए, इसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। NSA 9 न्यूज़ में आप आते रहेंगे, हम ऐसी आशा रखते हैं। अगले पॉडकास्ट के लिए पीएम भारद्वाज जी दोबारा आते रहेंगे, तब तक के लिए हमें जी दीजिए इजाज़त। नमस्कार। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गौड़ साहब। धन्यवाद। NFC 9 को आपने मुझे बुलाया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आपने मेरे से बात की। थैंक यू थैंक वेरी यू मच, सर, थैंक थैंक यू।